के सेशन की बात कर लीजिए तो आज का जो सेशन है हमारा इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सेकेंड ईयर का कोड है BECC 105, जो कि हम अकॉर्डिंग टू बुक कवर करेंगे। और इस सेशन में हम पूरे बुक के चैप्टर्स को कवर करेंगे कि कौन से चैप्टर्स में आप क्या क्या विजुअलाइज करने वाले हो, क्या क्या अंडरस्टैंड करने वाले हो, क्या क्या आप रीड आउट करने वाले हो, और अपने थ्रू आउट के अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से पॉइंट पढ़ने वाले हो। तो लाइक ए जस्ट ए इंट्रोडक्शन ऑफ बुक के बारे में विद चैप्टर। ठीक है, तो हम ये आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर की बात करने से पहले मैं अगर मैं बुक की बात करूँ तो आपको जैसे को मैंने बता दिया कि ये आपका इग्नू का इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोड का बुक है। तो पहली बात तो हम इकोनॉमिक्स वर्ड को हमें समझना चाहिए। इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसे हम अर्थशास्त्र बोलते हैं, हिंदी में अगर बोला जाए तो अर्थशास्त्र बोलते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र का बेसिकली मतलब क्या होता है? अर्थ जमा में शास्त्र, यानी कि इको प्लस में नॉमिक्स के रूप में देखा जाता है। अब इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है बेसिकली, अगर मैं बात बोलूँ तो ये हमारे हमारे फंड्स हो गए, हमारे मनी हो गया, या फिर बोल सकते हैं कि धन संपत्ति हो गया, या फिर बिजनेस लाइन में, यानी कि बिजनेस, यानी कि जब हम किसी भी देश से अगर हम किसी भी रिटेलिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, सेलिंग करने का मतलब होता है बेचना, और रिटेलिंग का मतलब होता है खरीदना, इत्यादि इत्यादि, जो आदान प्रदान करते हैं यानी कि परचेजिंग करते हैं। ठीक है, तो लेन देन की प्रक्रिया को ही हम अर्थशास्त्र के रूप में देखते हैं। बेसिकली अगर अर्थशास्त्र के मैं हिस्ट्री के रूप में देखूँ तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि पहले लोगों के पास क्वाइंस नहीं होता था, सिक्के नहीं होते थे, लोग भाई अनएजुकेटेड होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, सक्षम नहीं होते थे, उनको पैसे बनाना नहीं आता था। तो उस समय क्या करते थे? उस समय भाई लेन देन चलता था। फर्क बस इतना था, उस समय लेन देन की प्रक्रिया जो थी वो किस बेस पे थी भाई? समान, यानी कि हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल डियर। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या है कि वो क्या करते थे भाई, किसी के पास गेहूं है तो वो चावल दे देता था, सामने वाला चावल इसे दे देता था, वो फिर इसको गेहूं दे देता था। तो ये क्या होता था लाइक डेट कि हम अपने थिंग्स के अकॉर्डिंग एक्सचेंज ऑफर के रूप में क्या करते थे, एक्सचेंज करके अपने लाइक डेट की लाइफ को सर्वाइव करते थे। लेकिन वो भी एक हिस्टोरिकल इकोनॉमिक्स के रूप में जाना जाता है आज के टाइम पे, यानी कि मॉडर्न इकोनॉमिकल के रूप में देखा जाए, जिसे हम बोल सकते हैं आधुनिक अर्थशास्त्र के रूप में देखा जाए। तो आधुनिक अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसके अंतर्गत एक देश दूसरे देश से जुड़कर एक ब्लाइंडेड की गुट बनाकर, नीति बनाकर लीगल वे में क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्शन सिस्टम को रिप्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन सिस्टम को इंक्रीज कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, अपने जीडीपी में ग्रो कर रहा है, ग्रो अप कर रहा है। उसी को हम इकोनॉमिक्स के रूप में जानते हैं। गॉट इट? अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर का जो अगर मैं नेम बताऊं या फिर अगर नेमिंग बताऊं तो हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो है वो क्या है? प्रीफरेंस एंड यूटिलिटी, जिसे हम अधिमान और उपयोगिता के बारे में जानते हैं। अधिमान का मतलब क्या होता है या फिर प्रीफरेंस क्या होते हैं? तो देखो, इस चैप्टर में हम चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या है ना, चैप्टर की मीनिंग को समझ जाओ। डेट विल बी डेफिनेटली आप पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड कर सकते हो, यानी कि चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। तो देखो, प्रीफ्रेंस, प्रीफ्रेंस का मतलब होता है जिसे अधिमान बोलते हैं। यानी कि हम सिंपल सा लैंग्वेज है कि हम किसी भी चीज़ को रीप्लानिंग करते हैं, पहले से ही ना प्रीफ्रेंस कर लेते हैं कि हाँ भाई, हाँ उस चीज़ को मुझे अचीव करना है, उस सामान को मेरे को खरीदना है, परचेज करना है। तो हम क्या, अधिमान यानी कि स्टोर के रूप में क्या कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा इक्वालिटी के रूप में अमाउंट के रूप में उस चीज़ को परचेज करके अपने पास रख लेते हैं। और उपयोगिता, उपयोगिता जिसे हम यूटिलिटी के रूप में देखेंगे। उपयोगिता का मतलब होता है कि हम उसे उपयोग के रूप में यानी कि यूज़ के रूप में लेके आते हैं अपने डेली लाइफ में। फॉर एग्जांपल लाइक डेट, जैसे हम किसी भी देश से क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाइना से पहले क्या गुड मटेरियल्स खरीदते थे। लाइक डेट यहाँ पे क्या होता है कि हमारे क्या होते थे, कच्चे मटेरियल्स होते थे, यानी कि जो बैड मटेरियल्स होते थे उसको हम इन कंट्रीज़ में यानी कि आउट ऑफ कंट्रीज़ में मतलब बेच देते थे, परचेज मतलब वो परचेज करते थे। फिर हमें गुड मटेरियल यानी कि रेडी मटेरियल को क्या करते थे, हमारे देश में बेचते हैं बड़े बंक अमाउंट में। तो फिर क्या, उनके जीडीपी में ग्रोथ होता है। इसी चीज़ को हम ना इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जिसमें हमारा क्या है, पूरा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के रूप में जो हमारा पैसे और धन संपत्ति यानी कि मनी से चीज़ें जितने भी रिलेटेड होते हैं, फैक्ट्रीज हो गए, बिजनेस हो गए, ये सारे क्या है, हमारे इकोनॉमिक्स एक बोल सकते हो स्ट्रक्चर है जो कि हमारे अकाउंट से रिलेट होता है। अकाउंट्स मतलब लाइक डेट
रिलेटेड कि बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड होता है, वो हमारे इकोनॉमिक्स सेक्टर के रूप में आते हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो बेसिकली ये क्या है, आपके मैथमेटिक्स के रूप में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके धन संपत्ति पैसे से रिलेटेड आता है, कंज्यूमर आते हैं, कंज्यूमर जो है आपके देखे जाते हैं। तो देखो, उपयोगिता की बात की जाए तो देखो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि एक कंज्यूमर जो होता है, कंज्यूमर यानी कि उपयोग करने वाला व्यक्ति होता है, किस तरीके से किसी भी चीज़ को वो अपने लाइफ में, डेली लाइफ में वो यूज़ करता है, और यूज़ करने के साथ साथ वो अपने डेली लाइफ को ईजी करता है। क्योंकि देखो, हम अपने लाइफ को जीने के लिए कुछ ना कुछ तो यूज़ करेंगे बेसिकली। फॉर आप एग्जाम्पल, अभी क्लास लेने के लिए आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो ये भी तो एक कंज्यूमर ही हो गया ना। आप एक कंज्यूमर के रूप में क्या फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो वो भी क्या है, फ़ोन बेचने वाला कंपनी, उसको प्रॉफिट हुआ ना, दैट्स इट। तो ये चीज़ें क्या है, आपका इकोनॉमिक्स है। तो फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ोगे कि जो हमारा उपयोगिता है वो अधिमान के रूप में कैसे, यानी कि प्रीफ्रेंस के रूप में हम कैसे ट्रैवल करते हैं। प्रीफ्रेंस का मतलब होता है रेफरेंस कर देना। प्रीफ्रेंस, देखो प्री यानी कि दोबारा से करना, प्री मतलब दोबारा, ठीक है, और फ्रेंस का मतलब होता है कि दोबारा उस चीज़ को दूसरी जगह पे फॉरवर्ड करना। लाइक डेट की जैसे हम कोई भी चीज़ देखते हैं, आप लोग फ़ोन खरीदने जाते हो तो आपको फ़ोन पसंद आ जाता है, आपके दोस्त आपके फ़ोन के कैमरे की क्वालिटी को देख के कहते हैं कि अरे वाह कितना मस्त तूने फ़ोन खरीदा है, कितने का पड़ा यार, कहाँ से खरीदा, अच्छा रियलमी का तो मस्त फ़ोन आता है यार, बता दे मैं भी खरीद लेता हूँ ये। तो वो क्या है, आपने उसे सजेस्ट कर दिया। प्रीफ्रेंस यानी कि आपने तो परचेज किया ही, आपने उसको भी परचेज करवा दिया। तो वो क्या है, प्रीफ्रेंस के रूप में एक बोल सकते हो कि एक कंज्यूमर उसके कस्टमर के रूप में उसे बढ़ा दिया। तो समझ में आ गया, एक कंज्यूमर यानी कि उपयोग करने वाले व्यक्ति को बढ़ा दिया, उसका ग्राहक का कस्टमर बढ़ गया और आप एक कंज्यूमर के रूप में जाने गए। तो ये क्या है, आपका फर्स्ट चैप्टर है, जो कि पूर्ण रूप से इस चैप्टर में पूरा कंप्लीटनेस के रूप में देखा जाए तो पूरे चैप्टर में आप यही कवर करने वाले हो कि कंज्यूमर कैसे अपने डिमांड्स को पूरा करता है, कंज्यूमर कैसे अपने डिमांड्स को कस्टमर के रूप में पूरा करवाता है। ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप इसमें कवर करने वाले हो। और इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो यहाँ पर जितने भी उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता का मतलब होता है इसमें फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग भी ये काफ़ी, इसमें फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग जैसे एमयू तथा एमआरएस के बीच जो संबंध निकालना है, यानी कि रिलेशन ऑफ एमआरएस और एमयू के बीच जो है बिल्ट करना है, ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में कवर करने वाले हो। एंड सेकेंड ऑफ थिंग की मैं बात बोलूँ, इस चैप्टर में आप ये भी कवर करने वाले हैं कि कई बार हमारे कंज्यूमर होते हैं, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, सेलिंग करते समय, परचेजिंग करते समय क्या है, वो सेटिस्फाई नहीं हो सकते, सेटिस्फाई नहीं हो पाते। तो उससे हम क्या करते हैं, एक स्पेशलिटी डील करना पड़ता है ताकि हमारा कंज्यूमर जो है, हमारा जो कस्टमर है, हमारा सेव रह सके। अदरवाइज हमारा कस्टमर कहीं हमारे से मतलब टूट ना जाए, जिसके कारण क्या हमारा जो सेलिंग करने का, जो प्रोडक्टिव जो इंक्रीज करने का है प्रॉफिट का, वो डाउन ना जाए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, जो कि इसमें पूरे फर्स्ट चैप्टर में ये कवर करने वाले हैं। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर सेकंड के बारे में, उपभोक्ता का संतुलन, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर को हम एक इक्वालिटी के रूप में, इक्वल के रूप में देखते हैं, कि संतुलन यानी कि बैलेंसिंग करते हुए, सिंपल सा लैंग्वेज, वो सिंपल सा चैप्टर के रूप में बोलो ना, तो बैलेंसिंग। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो उपभोक्ता है उसका ना बैलेंस करके चलना होता है। अब देखो, हम किसी भी उपभोक्ता को, कंज्यूमर क्या होते हैं, लाइक कि जो आप फॉर एग्जांपल, आप क्या है, आप जो फ़ोन की कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या है, एक उपभोक्ता कहलाए, यानी कि कंज्यूमर कहलाए। तो आपने देखा होगा कि आप सिम भी यूज़ करते हो, तो कस्टमर के पास कैसे लगाते हो, हाँ सर आपका हमें खेद है, हमें बहुत मतलब दुख हुआ कि आपको इस तरीके से तकलीफ़ हुआ हमारे नेटवर्क प्रॉब्लम में, हम इस चीज़ को समाधान करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे, इत्यादि इत्यादि जो भी है। यानी कि मोरल ऑफ द टॉपिक है, आप उस चीज़ के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो कि कैसे उस सिम वाले कस्टमर, जो आप उससे कस्टमर के रूप में हो, तो कैसे वो सिम सर्विस करने वाला जो वहाँ पे बैठा हुआ है, वो भी आपके रूप में कैसे सर सर करके बात करता है। क्यों? क्योंकि उनको एक ड्यूटीज़ प्रोवाइड की गई है कि अपने कंज्यूमर के साथ इस कदर से डील करना है, जिसके कारण जो है उनका जो कॉन्टैक्ट, जो बॉन्डिंग है ना, वो खराब ना हो, जिसके कारण जो उनका इकोनॉमिक सिस्टम है, या फिर जो उनका ग्रो अप है, जो जीडीपी में थोड़ा सा भी सम परसेंट, 0.00 समथिंग परसेंट भी इंक्रीज हो रहा है, वो डाउन ना जाए। इसीलिए क्या किया जाता है, बैलेंस करके चला जाता है, जिसे हम संतुलन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम जो है आपको देखने को मिलता है। अब इसमें आपके देखते हैं कि इसमें गुणक विधि और अलग अलग जो है, हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि यहाँ पे पर्टिकुलर में अलग अलग जो मेथड्स इसमें कवर करेंगे। ठीक है, यानी कि जो बोल सकते हैं कि अलग अलग मल्टीप्लियर मेथड्स भी कवर करेंगे।
अब उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि आप लोगों को इस कोड के समझने के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा इस कोड को स्टार्टिंग से ही हल्के में मत लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, बिकॉज ये क्या है, एक मैथमेटिक्स के रूप में आपके सारे सारे फॉर्मूलाज पुट आउट किए जाते हैं, सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे पूछे जाते हैं और इक्वेशंस बाय इक्वेशंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे असंतुलन की अवस्थाएं कैसी होती है, यानी कि अनबैलेंसिंग आपके देखने को मिलता है। इक्वेरियल मार्जिनल प्रिंसिपल जो है ये कैसा क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग कि इस चैप्टर में हम ये भी कवर करेंगे कि यहाँ पे सीमांत यानी कि एक लिमिटेड रूप में अगर मैं बात बोलूँ तो ये एक सिंपल सा लैंग्वेज है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम के बारे में भी हम कवर करेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी इनकम क्या होता है, तो इसमें क्या है कि आपको इक्वेशंस पुट आउट के रूप में जो है हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम के रूप में देखा जाए तो आय की सीमांत उपयोगिता के रूप में जानते हैं। ठीक है, हिंदी में बोला जाए तो। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर हम सेकंड चैप्टर में टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक जितने भी हम सेकंड चैप्टर में कवर करने वाले हैं, तो इसके कुछ इक्वेशंस जो है मैं आपको बाय वाइट बोर्ड पे जब मैं लाइव आऊँगा यूट्यूब पे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को कुछ इक्वेशंस के अकॉर्डिंग इसके मेथड्स को अच्छे से ब्रीफ वे में एक्सप्लेन करूँगा, ताकि किसी तरीके से आपको समझ में आ जाए। इसमें कोस थीटा, ठीक है, इस तरीके के भी फॉर्मूले पुट आउट हुए होंगे। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपने आय यानी कि जो हमारे इनकम है, अपने इनकम के अकॉर्डिंग जो है हमारा, आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स कटता है, आप लोगों का कटता है, सबके पेरेंट्स का कटता है। एक लिमिटेड रूप में देखा जाए तो इससे मतलब लाइक डेट की 3-3.5 लाख से ऊपर देखा जाए जिसकी सालाना आय होती है, तो उसकी इनकम टैक्स कटने लगती है इत्यादि। जितने भी आपका देखा जाता है, अब तो 5 लाख के आसपास हो चुका है इत्यादि, जो भी देखने को मिलता है। तो ये क्या है, प्रॉपर आपका क्या है कि इनकम टैक्स कटने का भी एक देखा होगा कि सिस्टम होता है। ये नहीं कि मान लो कि किसी के भाई 4,000 मतलब लाइक डेट की 40,000 उसकी जॉब की इनकम आ रही है, तो उसका भाई 20,000 इनकम टैक्स कटेगा। नहीं, उसके कुछ परसेंटेज फिक्स होते हैं। परसेंटेज कब किसके अकॉर्डिंग फिक्स होते हैं, आपके सैलरी के अकॉर्डिंग। आपके बोल सकते हो कंज्यूमर के जो यानी कि जो कस्टमर है, या फिर जो बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयर्स हैं, उसके बोल सकते हैं कि पैसिफिक इनकम पे डिपेंड होता है कि उसके जो इनकम टैक्स कितनी कटनी चाहिए, और उसके कट रहे हैं तो एक बोल सकते हो बेसिक, उसकी बेसिक इनकम क्या है, बेसिक पे क्या है। तो आपने देखा होगा कि बेसिक पे यानी कि ठीक बेसिक पे स्लिप आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप ये इसी चैप्टर में समझेंगे कि कैसे एक इनकम टैक्स की जो स्लिप कटती है उसमें कैसे फॉर्मूलाज पुट होते हैं, और वो कैसे किसी भी पुट आउट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कैसे वो इक्वेशंस क्रिएट करते हैं, और उनका प्रिंसिपल क्या होता है, कंज्यूमर इब्रेलियम विद चेंज इन प्राइस के रूप में आपका देखने को मिलता है कि एक कंज्यूमर के रूप में जो हमारा संतुलन है वो कैसे बैलेंस करते हुए हम अपने प्राइस को चेंज करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बार दिवाली के टाइम पे ऑफर आता है, भाई उनको क्या सामान तो उतने रूप में पड़ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट तो उनको पड़ ही रहा है, लेकिन वो डिस्काउंट कैसे कर देते हैं। अभी देखा होगा कि बहुत बिग बिलियन डे चल रहा था फ्लिपकार्ट पे, बड़े बंक क्वांटिटी में सेलिंग हुई थी, मतलब बहुत परचेज किए गए थे लोगों के द्वारा। तो वो क्या है, अब क्या देखो कि उस समय कैसे कर पाया, हाउ इट इज़ पॉसिबल, वो अपने घर से तो देगा नहीं, फ्लिपकार्ट अपने घर से तो देगा नहीं भाई। तो वो क्या है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है कि उन्होंने उनका प्रॉफिट जितना है उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अपना एक एज मतलब लाइक डेट की इमेज क्रिएट कर लिया कि हाँ इतना है। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके बाद अपना जो है पैसिफिक बोल सकते हो कि पे रख देते हैं कि हाँ भाई इतना डिस्काउंट होके आया आपका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप चैप्टर नंबर 2 में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो थर्ड चैप्टर का नाम है उपभोक्ता का अतिरेक, जिसे हम कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम ये देखेंगे, अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले कुछ मतलब टॉपिक्स को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, फैक्टर को बताना चाहूँगा कि देखिए अल्फ्रेड मार्शल 1890 में एक थिंकर हुआ, या फिर फिलोसोफर बोल सकते हैं, या फिर इकोनॉमिकल शास्त्र के रूप में जाना गया, जिसने बताया कि जो सरप्लस होते हैं या फिर जो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग जो अतिरेक बोला जाता है, इसमें क्या होता है कि हम किसी भी बाज़ार में यानी कि किसी भी मार्केट में
किसी भी मार्केट में अपने बात कर लीजिए, तो हम प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हमारा पर्टिकुलर, आपने देखा होगा कि जितना हमारा एक पर्टिकुलर एक एडवर्टाइजिंग का अट्रैक्टिव तरीका होता है, उतना ही हम बेहतर तरीके से उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि सब्जी बेचने वाले को भी बहुत बढ़िया तरीके से आपने देखा होगा कि वो कैसे मतलब बोलते हैं, ताकि लोग उनकी आवाज़ों को सुन के उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। अब उससे क्या है उनके, ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ता है, और काफ़ी मतलब बोल सकते हो कि बेटर रिजल्ट प्रूफ होता है कि वो अपने कारण जो है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। आकर्षित होने के कारण क्या है भाई, एक जना भी वहां पे आ गया, मानता हूं ना खरीदे, लेकिन दूसरा तो खरीदेगा ही खरीदेगा ना। तो उस सिचुएशन में क्या है कि यहाँ पर इसी चीज को अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा 1890 में एक्सप्लेन किया गया था कि किसी भी अर्थशास्त्र को, यानी कि इकोनॉमिक्स ग्रो को देखने के लिए उत्पादक को, यानी कि जो कंज्यूमर होता है उसको उसके प्रॉफिट को दिखाना कि भाई उसमें तेरी प्रॉफिट क्या है। कभी भी बोल सकते हो सेलर अपनी प्रॉफिट नहीं दिखाएगा कि हाँ मेरे को प्रॉफिट क्या हो रहा है, आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है, वो इस तरीके का शो ऑफ करता है, यानी कि बोल सकते हो दिखाने का प्रयास करता है, ताकि आप उस चीज की तरफ आकर्षित हो सको। आप कभी भी मार्केट में चले जाओ तो आपने देखा होगा कि कहीं पे भी रेडी होती है जैसे प्याज की होगी, लाइडट की, किसी भी चीज को होगी, ज्यादातर प्याज की रेडी होती है। भाई इंसान को आगे, यानी कि जब आप जहां पे फ्रंट में देखते हो उस पे आगे वो अपनी अपनी तरफ से जहां से प्याज वो अपने लाइडट की वो रखते हैं ना तराजू में तौलने के लिए, तो आपने देखा होगा छोटे मोटे सड़े गले सब मिलेंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग वाले जो आपको फ्रंट में दिख रहे हो ना, इतने सजा के बिल्कुल प्यारे प्यारे सुंदर तरीके से रखे रहते हैं। वो क्यों? एक अट्रैक्शन के लिए, ताकि आप वहां पे आगे आके पूछो तो सही, और क्या पता आप खरीद लो। यही होता है एक कंज्यूमर के रूप में माइंड शार्प करना, या फिर कंज्यूमर को माइंड डाइवर्ट करना, बोल सकते हो बिना बोले ही कंज्यूमर के माइंड को ना वॉश कर देना। ये एक तरीका होता है, तो जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में इसी चीज को अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। अब उपभोक्ता का अलग अलग परिवर्तन होते हैं, यानी कि अलग अलग चेंजेस होते हैं कि जो उपभोक्ता होते हैं ना, उसके कॉन्सेप्ट में जो आपके सर्पल्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। अब देखो यहाँ पे बाय करने वाला होगा, यहाँ पे खरीदने वाला, परचेज करने वाला, तो ये खरीदने के बाद यहाँ पे देखो इनके स्टेप वाइज देखो प्राइस कितनी है, प्राइस, उसके बाद आपके कमोडिटी जो है आपका क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपके डिमांड जो है तब बढ़ते हैं जब हमारे नीड्स होती है, और उसके अकॉर्डिंग देखा होगा अभी आपने देखा होगा टमाटर का रेट कितना हो रहा था। टमाटर भी मतलब पनीर शर्मा जाए कि टमाटर महंगा या फिर मैं महंगा, ठीक है। पनीर भी कह रहा था कि मेरे बराबर ही कर रहा है, मतलब वो बात वाली बात हो जा रही है ना, ठीक है। तो क्या है कि मार्केट में जब किसी चीज़ की मतलब डिमांड बढ़ती है और उसके साथ साथ उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफ़ी कमजोरी आ जाती है, वो रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यानी कि टमाटर की जो मतलब खेती हो रही थी वो मतलब सेलिंग बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही थी, और ट्रांसपोर्ट के कारण जो है एक क्षेत्र से दूसरी जगह पर टमाटर जा नहीं पा रहा था, जिसके कारण टमाटर का रेट हमारे भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आपने अभी देखा होगा रिसेंट में 4-5 महीने पहले या 6-7 महीने पहले, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको बहुत बेहतर तरीके से हमारे कंज्यूमर के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट डालता है, हमारे ग्रो अप में, हमारे जीडीपी ग्रो में। तो ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर आप 3 में कवर करने वाले हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अब 4th चैप्टर के बारे में। तो 4th चैप्टर का नाम है अनिश्चितता के अंतर्गत चयन एवं अंतरकालीन चयन। अब देखो क्या है, चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी एंड अनफॉर्मल चॉइस, यानी कि इंटरफॉर्मल जो आपके चॉइस है वो उस पर डिपेंड करता है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो ये हमारे टॉपिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जब हम किसी चीज़ को चॉइस नहीं कर पाते कि हाँ हमें करना क्या है, परचेज करना क्या है, ये कब होता है? जब आप मार्केट में कहीं चले जाओ, मार्केट में कहीं जाने के बाद आप किसी भी चीज़ को देखते हो अपने आंखों से, तो आपको लगता है कि यार ये खरीदना चाहिए, आप वो खरीदना, यानी कि निश्चित नहीं कर पाते, यानी कि पूरी तरीके से मतलब कॉन्फिडेंस नहीं हो पाते कि मुझे ये खरीदना ही है, पूरी तरीके से फिक्स नहीं कर पाते कि मुझे ये परचेज करना है, डेट विल बी डेफिनेटली टू परचेज दिस थिंग। आप इस चीज़ को बिल्कुल ही कंफर्म नहीं कर सकते, तो उसी चीज़ को अनिश्चितता के अंतर्गत चयन बोला जाता है, ठीक है, यानी कि चॉइस बोला जाता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप चैप्टर नंबर 4 में ये भी पढ़ने वाले हो कि आपका जो अनिश्चितता है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन जो है, आपका रिप्रेजेंटेशन है वो सिंपल सा लैंग्वेज है कि किसी भी चीज़ को लेके, प्रोबेबिलिटी को लेके या फिर
डिस्ट्रीब्यूशन को लेके वो कैसा रहता है, कैसा इम्पैक्ट डालता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात बोलूँ तो हमारे प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ये आपका डिस्क्रिएट करता है किसी भी सैलरी हाइक को। अगर मान लो कि आपकी सैलरी नॉर्मल है तो आप किसी भी चीज़ को जा खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो। दैट विल बी डेफिनेटली टू परचेज एनीथिंग एल्स व्हेन एवर योर सैलरी इज डन, या फिर बोल सकते हो योर सैलरी इज परफेक्ट विद इन अ मंथली। ठीक है, तो अगर आपकी सैलरी मंथली में अगर बात की जाए तो वेतन जिसे बोलते हैं, सैलरी को वेतन बोलते हैं, वेतन जो है बेहतर होता है, वेतन जो है बढ़ता है, तो आप चीज़ को क्या है, प्रोबेबिलिटी की चांसेस भी बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने देखा, वो कहा जाता है ना कि भाई एक फैक्ट्री से करवाने वाला 20,000 वाला बंदा भी वो बढ़िया तरीके से जी रहा है, और एक लाख वाला भी कमाने वाला बंदा वो भी उसमें पैसे खत्म हो जा रहे हैं उसके। तो मोरल ऑफ द टॉपिक क्या है कि भाई जो सैलरी है मैटर नहीं करता, बिकॉज क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी यानी कि जो बोल सकते हो कि पॉसिबिलिटी है खरीदने की, वो भी तो चीज़ें बढ़ रही है ना। ऐसा तो नहीं है लाइक डेट कि आपकी सैलरी बढ़ रही है लेकिन आप उसी चीज़ को ना बेहतर तरीके से पहले जैसे ही रह रहे हो, उतना ही खर्च हो रहा है, नहीं। फॉर एग्जांपल आपके आने के एक है तो जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो वो वाली बात हो जाती है। तो इसी चीज़ को आप चैप्टर नंबर 4 में कवर करने वाले हैं कि इसमें आपका बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम इस चैप्टर 4 में ये भी देखेंगे कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे इंक्रीज हो जाता है, एटीट्यूड ऑफ टूवर्ड्स रिस्क, हम रिस्क लेके कैसे हम अपने किसी भी अथॉराइज जो व्यवस्था है कि हम किक आउट करते हैं, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जीडीपी ग्रो करने के लिए, या फिर आपने देखा होगा कि आजकल क्या किया जा रहा है भाई, आप लोगों को देखने को आ रहा होगा कि सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि कैसे भाई सट्टाबाजी किया जा रहा है, या फिर जो भी, वो भी तो एक लाइक डेट की वो एक रिस्क लेके भाई वो कर रहे हैं, टास्क को अचीव कर रहे हैं, या फिर जो बोल सकते हैं कि लॉस कर रहे हैं इत्यादि, जो भी एनीथिंग एल्स आप बोल सकते हैं। अब उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये रिस्क कब होता है, जब आप किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी आपको लग रही हो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ की रिस्क को जो है हमारा सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पे ऑफ जो आपका देखने को मिलता है x इज इक्वल टू 100 यहाँ पे दिखा रहा है। देखो यहाँ पे जितना भी है ये आप कैसे निकालोगे, जब आपका पूरा एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, एक इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, एक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को भी अच्छे से निकालने में सक्षम हो जाओगे, यानी कि कैपेबल बन जाओगे। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग हमारी ये डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे आपने देखा होगा कि इक्वेशंस जो दिए गए हैं वो डायग्राम के अकॉर्डिंग बहुत बेहतर तरीके से फिट हो जा रहे हैं। तो ये आपने इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपने मीन मोड मीडियन जो है आपने मैथ में पढ़ा होगा, तो सेम सिचुएशन जो है आप देखो कि यहाँ पे उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग, उसी बायोग्राफ के अकॉर्डिंग आपको इसी टॉपिक को समझना बेहद ही ज़रूरी है या फिर इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये काफ़ी टफ पड़ जाएगा अगर आप लोग इसे नहीं समझोगे अभी से। तो ठीक है, तो ये आप चैप्टर नंबर 4 में कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हम आज के सेशन में यहीं तक कवर करेंगे, बाकी हम चैप्टर जो है नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे।